आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो झारखंड से जुड़े हुए जो स्थल हैं, ऐतिहासिक हैं, अध्यतन हैं या किसी व्यक्तित्व से जुड़े स्थल हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व है या आज भी जो न्यूज़ में आते हैं, विशेषकर जो ऐतिहासिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। तो पहला इसका प्रश्न है कि झारखंड में अंधरिया इंजोरिया ऐतिहासिक तालाब कहाँ है। तो पहला कांके, दूसरा नगड़ी, तीसरा सतरंजी, चौथा रातू। तो इसका जो सही उत्तर है पहला कांके, चूँकि ये जो अंधरिया इंजोरिया तालाब है इसका अपना ऐतिहासिक इसके लोक गाथा है कि जब फनी मुकुट राय की पैदाइश इसी तालाब के बगल में हुई और कथा के अनुसार 64 AD में एक तक्षक नाग ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए फनी मुकुट राय फिर नागवंश ये नाम से जुड़ा है। और जो मदरा मुंडा जो स्थानीय शासक थे उन्होंने इनकी रक्षा की। चूँकि इसका जो संबंध है वो सुतिया पाहन से था मदरा मुंडा का, तो ये सुतियांबे गढ़ भी इनका नाम रखा गया। तो सुतियांबे जो है आरंभिक राजधानी भी हुई, नागवंश की जो पहली राजधानी थी। इतिहासकार बेनीराम महता ने भी जो है नागवंशावली में ये बातें की हैं और लोक कथा के माध्यम से भी इंजोरिया अंधरिया जो प्रकाश और अंधेरा का जो कहानी है वो आप पाएंगे कि जो कश्यप ऋषि है जब उन्होंने प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया जिनमें कि एक कद्रू नामनी थी और इसी कद्रू नामनी से जो है वो नागवंश निकला, जो यहाँ से इतिहास का डेवलपमेंट है, एक लोक कथा है। और फिर आप पाएंगे कि यहाँ जो मोरहर पहाड़ी है, शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर है, तो इसके लिए भी एक्सकेवेशन किए जा रहे हैं। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 1831 में यहाँ मिलिट्री कैंप भी था। उस समय के राजा जगतपाल सिंह थे, उन्हें राजा बहादुर की उपाधि भी इन्होंने दी थी अंग्रेजों ने। और यहाँ आप पाएंगे कि जो BIT मिश्रा है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फिर झारखंड सरकार तीनों मिलकर जो है इसे विकसित करने का काम कर रही है ताकि आने वाले समय में इसे जो है विकसित किया जाए। तो नागवंश का इतिहास जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है झारखंड में। आप इसे देखेंगे कि भारत के इतिहास में कम ही ऐसा है कि इतने लंबे समय तक किसी ने शासन किया हो। 83 AD से आपको जो जमींदारी प्रथा जब अंत हो 1952 तब तक, और आज भी इनके जो है वंशज के लोग रहते हैं। आज भी जब आप इतिहास में देखिएगा कि तो इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। आप 1857 के वार में देखिए पंडित जो है वो विश्वनाथ सहदेव की भूमिका हो, जिन्होंने फांसी के माध्यम से जो है अपनी शहादत दी। उसके बाद जो है बहुत से शासकों ने जो है अंग्रेज़ों से युद्ध किया। फिर आप देखिएगा कि जब झारखंड मूवमेंट का जो आंदोलन चल रहा था वहाँ जो रणविजय सहदेव थे उनकी भूमिका काफ़ी रही, उनका योगदान काफ़ी मिलता है। झारखंड पार्टी टूटने के बाद भी जो है रणविजय सहदेव जो है वो हिले नहीं, उन्हें आंदोलनकारी का भी दर्जा दिया गया है। उसके बाद जो आपको मिलेगा कि अभी वर्तमान में जो वहाँ के शासक हैं उनकी भूमिका भी झारखंड के विकास के लिए काफ़ी है। काफ़ी जगहों पर उन्होंने कॉलेज के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, उसके लिए काफ़ी दान किया है, ज़मीन अपनी दी है। तो ऐसे में जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है नागवंश का इतिहास। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सही है कांके। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गलत मिलान है। तो पहला सैल रकब पहाड़ी, उसका मिलान है बिरसा मुंडा। दूसरा शहीद चौक, जिसका मिलान है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तीसरा चुट्टूपाल घाटी, जिसका मिलान है शेख भिखारी। और चौथा दलमा, जिसका मिलान है सुरगा मुंडा। तो इसका जो सही उत्तर है दलमा सुरगा मुंडा। क्योंकि सुरगा मुंडा का जो इतिहास है 1831-32 के जो कोल विद्रोह है, जो सिंदरय और बिंद्रय मानकी का जो कोल विद्रोह है, वहाँ से जुड़े हुए थे। तमाड़ और मुंडू क्षेत्र जो है इनके प्रमुख थे। और दलमा जो है वो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, वहाँ इनसे कोई संबंध नहीं है। अब सैल रकब पहाड़ी के इतिहास को आप लें तो उसका काफ़ी जो है वो महत्व है। आप देखिएगा कि जनवरी 1898 में जो है यहाँ के उपायुक्त और जो स्ट्रीट फील्ड और आयुक्त जो है फोर्बिस ने 400 लोगों पर जो है यहाँ गोली चलवाई थी। जैसा कि 1854 में रांची जो है कमिश्नरी बना, वहाँ जो है बटालियन को इंस्टॉल कर दिया गया था। उसके माध्यम से जो है काफ़ी घेराबंदी की जाती थी। 4 फरवरी को फिर 1900 को बिरसा पकड़े गए 500 रुपये के इनाम पर। और बैरिस्टर जैकब ने बिरसा मुंडा का केस लड़ा,
लेकिन अवैध तरीके से जो है जज कुटुस ने उन्हें सजा दी। तो ये सैल रकब पहाड़ी का केस, सैल रकब पहाड़ी की घटना काफ़ी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो शहीद चौक है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का, ये पूरे भारत के इतिहास में इसका महत्व है, चूँकि 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव को इसी वर्तमान जो है यहाँ के कदमपेड़ में जो जिला स्कूल है वहाँ फांसी दी गई। आज भी इनके नाम का शहीद चौक है, आप पाएंगे अपर बाजार के समीप। और ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है नागवंश के राजा थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका जो अगला है कि चुटुपाल घाटी, वहाँ भी आप पाएंगे कि 8 जनवरी 1858 को जो है चुटुपाल घाटी में बरगद के वृक्ष में जो है लटकाए गए थे शेख भिखारी, शहीद शेख भिखारी। लेकिन पहले इन्हें जो है टैगोर हिल में फांसी दे दी गई थी कि बाद में इन्हें सरेआम लटकाया गया था। तो चुटुपाल घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान जो NH आप देखते हैं वहाँ अभी वर्तमान 2020 में एक आपदा आई थी, एक साथ जो है 20 गाड़ी टकरा गए थे, तो वही चुटुपाल घाटी है। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, राजा दुर्जनशाल का संबंध नवरत्नगढ़ से था। दूसरा, नवरत्नगढ़ में अष्टफलक शिव मंदिर है। तीसरा, नवरत्नगढ़ में पंचमंजिला वास्तु है। और चौथा, नवरत्नगढ़ के किले में बिना नक्काशी की ईंटें मिली हैं। तो ये इतिहास का प्रश्न है, स्थान विशेष। तो इसका सही उत्तर है चौथा, क्योंकि नवरत्नगढ़ में किले में जो है वो नक्काशी युक्त ईंटें मिली है। तो ये इस हिसाब से सही है, गलत स्टेटमेंट है। अब देखिएगा कि जो आरंभिक राजधानी थी नागवंश की, सुतियांबे थी, फिर वहाँ से चुटिया गया, चुटिया से फिर वो खुकरा आया, खुकरा से फिर वो जो है राजा बरिशाल के समय जो है वो आप देखिएगा कि वो नवरत्नगढ़ आया। और यहाँ राजा दुर्जनशाल ने काफ़ी सारी संरचनाएं का निर्माण किया। इसमें अष्टफलक शिव मंदिर थे, पंचमंजिला वास था, धोबी मठ था, कपिलनाथ का मंदिर था। तो ये सारी रचनाएं जो अभी काम भी इस पर चल रहा है। और इसके किले में जो है आपको मेटल का सर्प भी मिलेगा और एक नामवली भी मिलेगी, जो काफ़ी सबका नाम दिया गया है शासकों का। और चट्टान में जो है यहाँ नाम जो है वो खुद है, करीब 57 जो शासक थे तो उनके नाम जो है आप यहाँ पाएंगे। तो ये काफ़ी इसका इतिहास में महत्व है, क्योंकि राजा दुर्जनशाल जो थे उसका जहांगीर से संघर्ष हमें देखने को मिलता है, कैसे उन्होंने बड़ी चतुराई से वहाँ काम लिया, इतिहास को जो है झारखंड के इस क्षेत्र को बचाया और फिर बाद में शासन भी किया। जो इसी वंश के जो प्रबंधक थे राखलदास हल्दर है, फिर शरदचंद्र राय ने, उन्होंने इसके इतिहास को काफ़ी सामने लाया है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि रांची अंजुमन इस्लामिया की स्थापना कब हुई थी। पहला 1915, दूसरा 1916 और तीसरा 1917 और चौथा 1918। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा 1917, क्योंकि ये पूरे भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बात है कि जो पहला अंजुमन इस्लामिया था, जो कि एक सामाजिक संगठन को नियंत्रण करने वाला एक निकाय है, उसकी स्थापना जो है वो झारखंड से कराची से शुरू हुई, जिसने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यहाँ इसकी स्थापना की। बात यूँ थी कि जब वो आरंभिक आंदोलन का युग था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेते थे, तो उन्हें 5 अप्रैल 1916 से 1919 के बीच जो हाउस अरेस्ट नज़रबंद किया गया रांची में, जो कि दिल्ली कलकत्ता से थोड़ा दूरी था। फिर इसी बीच खिलाफत मूवमेंट हुए तो इन्हें यहाँ रखा गया। अब इन्होंने अपनी गतिविधि को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान थे और इस प्रकार की जो है वो सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, शैक्षणिक वातावरण को विकसित करना चाहते थे। क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए बहुत शौर्य की बात है कि 1917 में उसकी स्थापना उन्होंने की। और ये इतिहास है इस पर कि उनका आप देखिएगा कि अल हिलाल वो पत्रिका निकालते थे और वो अल बलाग उनका एक प्रेस था अपना, अल बलाग प्रेस में वो कलकत्ता से इसे निकालते थे और उसे बेचकर उन्होंने जो है यहाँ अंजुमन इस्लामिया की नींव खड़ा की। और 1918 में यहीं पर एक मदरसे का निर्माण किया था। और बहुत अच्छी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए उन्होंने वहाँ के शासक, उस समय जो नागवंश के शासक थे राजा उदयनाथ सहदेव, उनके हाथ से जो है पहली ईंट वहाँ रखवाई थी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी बात है। बहुत कम ऐसी बातें इतिहास सामने लेके आती हैं। झारखंड के इतिहास में भी आपको बहुत कम पुस्तकों में ऐसे विवरण मिलेंगे।
उस समय विपिन चंद्र पाल भी यहाँ आए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज के लिए, जहाँ की अब भी हम देखते हैं कि शिक्षा हो या सामाजिक नियंत्रण हो, बहुत ज़्यादा कमी है इन सब बातों की। तो वहाँ उस समय जो है अबुल कलाम का एक दृष्टिकोण था, वो तो यहाँ के थे भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी उन्होंने बात की। और रांची उस समय आप सोचिए कि कोई गांव के ही टाइप से जो है शहर होगा, बहुत छोटा मोटा क्षेत्र होगा, और उसके लिए उन्होंने ये काम किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा 1917 है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा मंदिर चैतन्य की वैष्णव भक्ति भावना का मुख्य केंद्र रहा? पहला जगन्नाथ मंदिर, दूसरा केरा मंदिर, तीसरा मदन मोहन मंदिर, चौथा टांगीनाथ मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा मदन मोहन मंदिर। चूँकि आप अगर नाम से लें तो ये वैष्णव धारा है से जुड़े हुए हैं चैतन्य, जो कि 1486 से 1543 के बीच आप देखिएगा कि जो भारत में सल्तनत काल था उस समय के ये थे। और जो बोड़िया, जो रांची का जो बोड़िया है, वहाँ मदन मोहन मंदिर आज भी है। और इसी मंदिर में जो है उन्होंने वैष्णव जो है वो तरीके से जो है पूजा शुरू की थी। अब आप बोलेगा कि मदन मोहन का मंदिर तो 1645 में रघुनाथ साहब द्वारा बनाया गया, लेकिन ये तो 1543 में मर गए चैतन्य। तो बात ये थी कि उस समय संरचनात्मक मंदिर नहीं थे, वो पूजा वहाँ उन्होंने आरंभ की थी, एक अष्टधातु से मूर्ति स्थापित करवाई थी, जो कि जब मंदिर बना यानी 1959 में वो मूर्ति चोरी हो गया था, काफ़ी बहुमूल्य था। और 1960 में फिर संगमरमर की मूर्ति वहाँ रखवाई गई थी, जिससे कि मदन मोहन मंदिर में वासुदेव की जो है पूजा होती है। और चैतन्य, अगर आप इतिहास देखें तो चैतन्य मंगला पुस्तक में लोचन दास ने काफ़ी रोचक घटना को लिखा है कि जब वो वृंदावन जा रहे थे तो झारखंड के जो पहाड़ को, इस क्षेत्र को वो गोवर्धन पर्वत समझ बैठे, इतनी खूबसूरत था, तो यहाँ रुक गए वो, और यहीं पर उन्होंने कृष्ण भक्ति आरंभ कर दी और कीर्तन शुरू किए। आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ी बात है कि जो सूफी मूवमेंट है और भक्ति मूवमेंट है, आज भी आप देखिएगा कि समुदायों के बीच तकरार होती है, लेकिन ये तो मतलब 200 साल से ऊपर जो है, उस समय जब प्रजातंत्र नहीं था तब ये मूवमेंट एक साथ समानांतर रूप में चल रहे थे। तो ऐसी बहुत सी बातें थी जो कि इसके कारण को पुष्ट करती हैं। आप देखिए कि जो सूफी मत है तो वहाँ अधिकतर लोग वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और इस्लाम में जो है वो म्यूज़िक हो चाहे किसी भी तरह का मनोरंजन हो, उसके लिए बड़ी सख्त मनाही होती है। तो आप पाइएगा कि जो कवाली है, आज हम देखेंगे कि मज़ार में आप जाएंगे, अजमेर शरीफ हो या चूना बाबा का मज़ार हो, वहाँ पर देखिएगा कि कवाली बहुत बेहतरीन होती है। बहुत बड़े बड़े कवाल भी हुए हैं, साबरी बरदस हैं, बडाली बरदस हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसलिए कि चैतन्य ने जो है अपने अचिंत्य भेद अभेद में आप देखिएगा जो उनका दर्शन था, वहाँ एक प्रकार से म्यूजिक के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से भगवान के प्रति भक्ति समर्पण को व्यक्त किया। तो कवाली में भी जो है वो बातें, जो सूफी मत थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट से इस बात को सीखा है, इतिहास में इसका विवरण है। और ये कवाली व्यवस्था जो है आप देखिएगा, क्योंकि जो पर्सिया से जब वो भारत आया तो कवाली जो है बहुत विकसित तरीके से जो है वो डेवलप हुआ। उस अवस्था में वहाँ नहीं था, क्योंकि जब भारत में उसका आगमन हुआ तो एक कौल के रूप में, एक कवाली के रूप में, एक समा के रूप में उसे हम पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को, चूँकि चर्चा जब हुई है चैतन्य महाप्रभु की, तो इस बात को जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मंदिर, इन बुढ़िया में, रांची में जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस मंदिर का निर्माण मराठी गुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ के प्रति समर्पण में बनाया गया था? तो पहला सूर्य मंदिर, दूसरा बोड़िया मंदिर, तीसरा हापा मुनि और चौथा चुटिया राम मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, चुटिया राम मंदिर, जो वर्तमान के रांची के चुटिया नामक स्थान में। जैसा मैंने बताया कि चुटिया जो है वो राजधानी थी, सेकेंड राजधानी थी, और उस समय जो है शासक ने जो है, जो यहाँ के जो 5th राजा थे नागवंश के प्रताप राय, उन्होंने राजधानी को जो है वो ट्रांसफ़र किया था, वो चुटिया ले गए थे। और 1645 में जो रघुनाथ शासक थे, जिन्होंने जो है वो मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया था, उन्होंने उनके जो गुरु थे उनका नाम था ब्रह्मचारी हरिनाथ, जो एक मराठी व्यक्ति थे। क्योंकि भक्ति मूवमेंट का समय रहा, मराठी गुरु यहाँ आते थे प्रचार करने के लिए, और वो काफ़ी उससे प्रभावित रहे, उनके राजपाट में रहे वो।
और उन्हीं के नाम पर जो है, यानी इतिहास में ये भी है कि उन्हीं के द्वारा बनाया गया था ब्रह्मचारी, जो मराठी गुरु हरिनाथ थे। आज भी आप पाइएगा कि देवघर में है, गिरिडीह में मराठी समुदाय के लोग रहते हैं, काफ़ी दिनों से उनके पुरखे यहाँ रहते हैं। और यहाँ जो है इस चुटिया के जो राधा वल्लभ मंदिर है, यहाँ पर जो है आज भी उनका नाम जो है वो लिखा हुआ है, खुदा हुआ है। और आप पाइएगा कि जब बिरसा का उलगुलान हुआ तो ये मंदिर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इतिहास में ये है कि जब 1890 से 1900 के बीच में उलगुलान हुआ था तो यहाँ जो है सैनिक और जो बिरसा के समर्थक हैं उनमें मुठभेड़ हुआ तो कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ था। तो उस समय मद्रासी, जो ब्रिटिश मद्रासी ब्राह्मण जो थे, जो भारतीय मद्रासी ब्राह्मण जो ब्रिटिश चूंकि सेना में थे, भारत तो आज़ाद हुआ नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पर जो है राम और सीता की मूर्ति को स्थापित करवाया था। श्री राम और सीता माता की जो है मूर्ति उनको स्थापित करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास में आपके लिए। तो इसका चौथा ऑप्शन चुटिया राम मंदिर सही है। अगला प्रश्न है कि रांची के टैगोर हिल से किसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से रहा है? तो पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा द्वारकानाथ टैगोर, चौथा आदित्यनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ज्योतिर्नाथ टैगोर, क्योंकि ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और वो काफ़ी उनका नाम रहा साहित्य में, नाटक रचना में, लेख में, गद्य पद्य में। वो काफ़ी जो है उन्होंने रचनाएं की हैं और ये रांची में इन्हें बहुत प्रिय भाता था, चूँकि रांची का वेदर बहुत अच्छा रहता, हिल स्टेशन था और टैगोर जो हिल था वहाँ ऊपर से जो है काफ़ी मनोरम दृश्य दिखता था। तो 1908 में जो है इसकी स्थापना हुई और यहाँ पाएंगे कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो कर्नल ओस्ले, यानी 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की, तो यहाँ कर्नल ओस्ले रहने लगे थे। तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने जो इस ज़मीन की बंदोबस्ती, जो अपने भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के प्रथम सिविल सर्वेंट थे, प्रथम ICS थे, उनके बेटे, छोटे बेटे सुरेंद्रनाथ टैगोर के नाम से जो भूमि का जो है वो नामांतरण कराया था। आज भी वो इतिहास में मिलता है। और यहाँ जो वर्तमान टैगोर है, रांची का टैगोर हिल है, वहाँ आप पाएंगे कि जो स्वामी विवेकानंद का जो रामकृष्ण मिशन है उसका दिव्यायन नामक संस्था भी यहाँ कार्य करती है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, वह सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस किला का संबंध नागवंश से नहीं था? पहला चुटिया किला, दूसरा पलामू किला, तीसरा तिरमी किला, चौथा भावरों किला। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा पलामू किला, क्योंकि पलामू किला का जो है संबंध वो आप देखिएगा कि वो चेरों से है। चेर जो शासक थे, जिसे माहो शासक भी हम कहते हैं, जिनका क्षेत्र पलामू रहा, औरंगा नदी के किनारे, जिसमें इसी वंश के जो है मेदिनी राय थे शासक। तो इसके अंतर्गत जैसे आप देखिए कि चतरा का किला है, फिर कुंदा है, केरी का किला है, तो ये इनका संबंध नागवंश से नहीं था। जबकि चुटिया तिलमी, जो चुटिया चूँकि वर्तमान रांची है और उसी क्षेत्र में है, फिर आपको मिलेगा कि जो भौरों है, वो भौरों का किला भी जो है वो नागवंश के शासक जो है उदयनाथ सदेव से था उसका संबंध। फिर तिलमी का जो किला है वो कर्रा से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार के प्रश्न के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दूसरा पलामू का किला। अगला प्रश्न है कि मुरगू गांव का संबंध किससे है? पहला तेलंगा खड़िया, दूसरा बुद्धू भगत, तीसरा पोटो सरदार और चौथा सुरगा मुंडा। तो इसका जो सही उत्तर है पहला तेलंगा खड़िया। तो मुरगू गांव चूँकि जो गुमला के सिसई प्रखंड में है, सिसई जहाँ की तेलंगा खड़िया का जो है वो जन्म हुआ था और ये खड़िया सांस्कृतिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। 9 फरवरी 1806 को इनकी पैदाइश हुई और आज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ष 2017 में जो शहीद ग्राम योजना और अभी जो वर्तमान 2021 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा घोषणा की गई कि 5 करोड़ दिया जाएगा जो
जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो करीब 10 के हैं, 10 तक फ्रीडम फाइटर्स हैं, इस प्रकार के सांस्कृतिक गुरु हैं, उनके नाम पर जो है उनके गांव को विकसित किया जाएगा, आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। तो ये मुरगू गांव इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, प्रश्न का भाग ये हो सकता है। तो इसका पहला उत्तर तिलंगा खड़िया सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जेल में 1942 में क्रांतिकारी झारखंड के किस जेल में 1942 में क्रांतिकारी जेल तोड़कर भागे थे? तो पहला रांची जेल, दूसरा हजारीबाग जेल, तीसरा चाईबासा जेल और चौथा गागेडी जेल। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है हजारीबाग जेल सही है, चूँकि यूपीएससी में हो चाहे जितने भी भारत के बहुत से पीसीएस में एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चूँकि हजारीबाग जेल झारखंड में ही है, सेंट्रल जेल है। झारखंड में 3 प्रमुख सेंट्रल जेल है, रांची जेल, फिर गागेडी जो जमशेदपुर जेल है और फिर हजारीबाग जेल है। तो यहाँ इसका संबंध जो है जयप्रकाश नारायण से रहा। 1942 में नवंबर के समय क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उनको अरेस्ट किया गया था और इसका इतिहास काफ़ी किताबों में आपको मिलेगा कि 6 साथियों के साथ वो यहाँ से भागे थे। राम वृक्ष बेनीपुरी जो साहित्यकार थे वहाँ उन्होंने उनके नेतृत्व में दिवाली मनाई और चकमा दिया वहाँ के जो प्रशासक को, जेलर को, और वहाँ से जो है भाग खड़े हो गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस जेल में रहे और यही कारण है कि 2001 में, यानी वर्ष 2001 में, जो कि आपके लिए प्रश्न का भाग हो सकता है, इस जेल का नाम जयप्रकाश नारायण जेल रखा गया है। तो ये प्रमुख है, तो इसका सही उत्तर है दूसरा हजारीबाग जेल। तीसरा अगला प्रश्न है कि बरूरा शरीफ दरगाह कहाँ स्थित है? तो पहला जमशेदपुर, दूसरा चतरा, तीसरा चाईबासा, चौथा डाल्टनगंज। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा चतरा, क्योंकि एक ये सूफी दरगाह है जहाँ जियारत करते हैं और ये 18वीं सेंचुरी में अमीर अली शाह के नाम पर जो है वो बनाया गया था, जो कि चतरा के प्रतापपुर में अवस्थित है। यहाँ एक और दरगाह है जिसका नाम राब्ता शरीफ है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है। और आप देखिएगा कि जो औरंगजेब का जो सेनापति था दाऊद खान ने जो यहाँ पर किला का भी जो है वो निर्माण कराया था। आप पाएंगे कि कोठी हो, जो वर्तमान जो बिहार का क्षेत्र है, फिर कुंदा है, इन सब क्षेत्रों में जो है काफ़ी सारे संरचनाएं विकसित की थी, जो कि जो तहखाना और तोसखाना मस्जिद हैं और मदरसा हैं, इनको आज भी एक्सकेवेशन किया जा रहा है, खोज इसकी चल रही है इतिहास के मामले में। तो इसका जो सही उत्तर है बरूरा शरीफ का दरगाह का, वो चतरा से है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ मंदिर में कितने जैन तीर्थंकरों ने समाधि ली है? तो इसका पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 20, तीसरा 23 और चौथा 14। तो इसका सही उत्तर है 20। तो चूंकि बहुत सी किताबों में आपको 2 मिलेगा, यानी 20वें और 23वें तीर्थंकर ने जो है यहाँ शिखर जी में जो है वो मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन अधिकतर किताबों में आपको है टेक्स्ट बुक में कि 20 से ऊपर, इसलिए चर्चा में था। जो ये समेत शिखर था, इस बात के लिए वो चर्चा में रहा कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ आके जो है मोक्ष प्राप्त किया। आज भी जो है पयोसना उपवास जो है यहाँ ऐतिहासिक सांस्कृतिक समारोह किया जाता है सितंबर के महीने में, और ये काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय इसका महत्व है। ये और चर्चा में 2012 में आया जब इसी के सेम रेप्लिका को, मैंने जस का तस जैसा पारसनाथ मंदिर है एकदम उसी तरह अमेरिका के न्यू जर्सी में भी एक रेप्लिका बनाई गई है। तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय महत्व है इस स्थान का, जो गिरिडीह में, झारखंड के गिरिडीह में जो पारसनाथ पहाड़ी है। क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, 1370 मीटर यानी 4490 फीट की। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। और यहाँ इसके बगल में मारंगबुरु संथाली पर्वत भी है, उसका भी एक अपना ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है। वहाँ भी संथाली समाज के लोग पूजा करते हैं। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन है वो 20 सही है। अगला प्रश्न है कि GEL चर्च रांची का निर्माण कब हुआ? पहला 1813, दूसरा 1833, तीसरा 1845 और चौथा 1852।
तो इसका सही उत्तर है तीसरा 1845 में, क्योंकि ये झारखंड में आने वाला पहला मिशन था, जो कि जर्मन मिशन था, जर्मन एवेंजिकल लूथर जो था। अब वर्ष आप देखिएगा कि 1813 और 1833 में विशेषकर सबसे पहली बार हुआ कि भारत में कानून बनाएंगे कि धार्मिक प्रवचन के लिए यहाँ ईसाई मत आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं। तो यहाँ उसी क्रम में जो है इसके बाद वृद्धि हुई, मिशनरीज यहाँ बढ़ने लगा। तो कलकत्ता चूँकि आरंभिक राजधानी थी ब्रिटिश की, मुख्य केंद्र था, तो वो कलकत्ता आते थे और वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। और ये जो कलकत्ता है उससे झारखंड का हिस्सा काफ़ी लगा हुआ था, सामने था। तो जो ये प्रचारक दरअसल बर्मा जा रहे थे, तो रांची में उन्होंने काफ़ी उनको मनोरम लगा और अच्छा लगा, और वहाँ वो रुक गए रांची में। और रांची में जो है उन्होंने जो है आप देखिएगा कि प्रथम 1845 में जीएल चर्च का निर्माण किया। सबसे पहला जो बैप्टाइज है इन्होंने वहाँ मार्था नाम की स्त्री को किया था, फिर 4 लोगों को बाद में किया। तो आज भी जो है ऑफिशियल जो इनका नेम है, आप देखिएगा कि जो जीएल असम और रांची डायोसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बर्मा असम वाला क्षेत्र भी इनके प्रचार प्रसार के अंतर्गत था। जो वर्तमान में आप रांची का जो बैतसैदा ग्राउंड है वहाँ देखते हैं, वहीं में ये पहले आए थे। और आज भी जो मुख्य रांची में मेन रोड में जो मुख्य सड़क है वहाँ काफ़ी इनके चर्च हैं, संरचनाएँ हैं। जो चर्च कॉम्प्लेक्स जिसको आप देख रहे हैं, कॉस्टनर कॉलेज हैं, ये उसी समय का बना हुआ है। और जब विश्व युद्ध छिड़ा तो आप देखिएगा कि चूँकि जर्मन और इंग्लैंड के बीच था, और चूँकि ये जर्मन मिशन थे, तो ऐसा में काफ़ी दिक्कतें हुई। 1914 में इस पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन इससे पहले इन्होंने 1860 के माध्यम से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। और इससे जो रेवरेंड वेस्टकोट ने भी नियंत्रण में लिया था उस समय, जिनके नाम पर जो बिशप वेस्टकोट है। तो वहाँ उन्होंने प्रथम युद्ध के समय इसे बचाया, और द्वितीय युद्ध में भी कुछ ऐसी स्थिति थी, वहाँ भी ये बचा। इसका इतिहास में इसलिए भी स्थान है कि यहाँ तोप से हमला भी हुआ था 1857 का, जब विद्रोह चल रहा था। जैसा मैंने बताया कि पंडित विश्वनाथ सहदेव जब सतरंजी से वो राजधानी चलाते थे, तो हटिया क्षेत्र से वो, क्योंकि उस समय आप कल्पना कीजिए तो रांची पूरा खुला हुआ था। जो मेन रोड का हिस्सा आपको अभी दिखता है वो पूरा जंगल था एकदम, हटिया से जो किला, जो सतरंजी का किला से पूरा इधर तो पूरा भाग दिखता था। तो चर्च एक रूप से दिखता था। अभी जो आप संरचना देख रहे थे वैसी थी नहीं, पूरा स्थान मैदान के रूप में था, जंगल के रूप में था। तो यहाँ हमला किया गया था, क्योंकि यहाँ पर पंडित विश्वनाथ सहदेव के जो सेना थी उन्होंने हमला किया था, बाद में इसे बनवाया भी गया था। तो इसका जो है आंसर जो है तीसरा 1845 सही है। और झारखंड का जो ये पहला मिशन था जीएल चर्च, ये जान के आप रखिए इस बात को। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। पहला, तेलियागढ़ किला, जिसका मिलान है झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा। दूसरा, बेनीसागर मंदिर, जिसका मिलान है झारखंड उड़ीसा सीमा। तीसरा, मलुटी, जिसका मिलान है झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा। और तीसरा, सरायकेला किला, जिसका मिलान है झारखंड उड़ीसा सीमा। तो ये एक ऐसा प्रश्न है, इसमें आपको क्लिक करना चाहिए कि जो ये ऐतिहासिक स्थल हैं या शहर हैं, उसको ये पूछा जा रहा है आपसे कि वो झारखंड की किस सीमा में अवस्थित है, उससे सटे हुए हैं, उसके सीमांत को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ आपका ज्योग्राफी का भी टेस्ट है, इतिहास का भी टेस्ट है, अवेयरनेस का, जीके का, सब प्रकार का टेस्ट होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, सरायकेला किला, क्योंकि ये झारखंड उड़ीसा की सीमा में नहीं है। जो सरायकेला का जो वर्तमान किला है, जो यहाँ पोड़ाहाट शासक से स्प्लिट होके जो यहाँ के शासक विक्रम सिंह ने जो इसकी स्थापना की, तो वर्तमान में वो सरायकेला आज भी किला है। आप जाइएगा तो आपको दिखेगा। तो यहाँ चूँकि ये सरायकेला उड़ीसा का भाग था आरंभ में, और यहाँ लोगों ने आंदोलन भी किया था कि नहीं, इसे जो है बिहार में मिलाया जाए। इसीलिए 1 जनवरी 1948 को गोलीकांड भी हुआ था। 1 जनवरी को झारखंड में शहीद दिवस भी मनाया जाता है इस कारण से। तो इससे बहुत लोग जोड़ सकते हैं कि झारखंड उड़ीसा सीमा में है, लेकिन ये काफ़ी दूर है, उड़ीसा से अलग है। यानी इसके बगल में जो पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरायकेला खरसवां तो अब जिला है। तो इस संदर्भ में आप पाइएगा कि तेलियागढ़ का जो किला है वो सिरसा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उसकी स्थापना की, वो झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर है। जो वर्तमान में साहेबगंज है
उसका काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि मुगल काल के समय भी यहाँ स्थापनाएँ हुई। अब देखिए किस प्रकार के जो बड़े किले हैं वो सीमांत पर ही हैं, जैसे पलामू का किला है। अब देखिए कि बिहार झारखंड को युक्त करता है, तो वहाँ एक रोकने का दृष्टिकोण है, सेनापति छावनी को बनाने का दृष्टिकोण है ताकि वो दुश्मन को रोके। फिर बेनीसागर जो मंदिर है वो झारखंड उड़ीसा सीमा पर है, चूँकि जैसा मैंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम के जो मझगांव प्रखंड है उसमें ये ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ की शिव जैन काफ़ी सारी मूर्ति मिली हैं। आज भी एक्सकेवेशन चलाए जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से, और ये अभी भी झारखंड उड़ीसा के सीमा में है। मलूटी जो कि इसको 2015 में गणतंत्र दिवस में अवार्ड मिला, ये 108 शिव मंदिर भी है, मंदिरों का शहर भी कहते हैं। ये दुमका में है और ये झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा में है। आप देखिए कि जो बीरभूम का इलाका है, मानभूम बीरभूम का, ये उससे जुड़ा हुआ है, जबकि बीरभूम में जो सिवड़ी था, सिवड़ी जो स्थान है जो मलूटी के समीप है, वो हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। और इस प्रकार जो इसका चौथा ऑप्शन है सरायकेला किला, वो गलत है। अगला प्रश्न है कि एक लोक कथा के अनुसार किस मंदिर को एक ही रात में बनवाया गया था। तो जैसा मैंने बताया कि लोक कथा आपके सिलेबस में है तो वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत कम होता है कि कमीशन में लोक कथा लोकगीत यहाँ से वो उसको स्थान देते हैं। तो चूँकि आदि ग्रंथ आपका सिलेबस में है मेंस में भी, तो वहाँ जो रामदयाल मुंडा की किताब है उसमें आप पढ़िएगा कि जो लोक कथाएँ हैं इस प्रकार से उसको मान्यता दी गई है। तो एक लोक कथा के अनुसार जो है इस मंदिर को एक ही रात में बनवाया गया था। इसका पहला ऑप्शन है महादानी मंदिर, दूसरा बेनीसागर मंदिर, तीसरा दिवड़ी और चौथा टांगीनाथ मंदिर। तो इसका सही उत्तर है पहला, महादानी मंदिर। तो इसका जो संबंध है ये वर्तमान में जो रांची का बीड़ो प्रखंड में है, और इसे मोहनजोदड़ो से भी जोड़ा जाता है, एक्सकेवेशन चल ही रहा है। और ये लोक कथा के अनुसार जो विश्वकर्मा भगवान थे, जो वास्तु के भगवान माने जाते हैं, उन्होंने इसे एक रात में बनाया था। ठीक इसी प्रकार की कथा वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भी मिलती है। तो वहाँ ये एक प्रकार से ये कथा है, और इस प्रकार तो इसका पहला ऑप्शन सही है, महादानी मंदिर। अगला प्रश्न है कि मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड के किस के लापुंग पंचायत की प्रशंसा झारखंड के लिए की गई है या कहाँ है। के अनुसार प्रशंसा वाटर सेट के लिए की गई है, यानी वाटर सेट यानी जल छाजन के लिए की गई है या कहाँ है। तो पहला कटकम साड़ी प्रखंड, दूसरा कर्रा प्रखंड, तीसरा मुरहू प्रखंड और चौथा चकदरपुर प्रखंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इस बात को बोलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रशंसा भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कटकम साड़ी प्रखंड, जो कि हजारीबाग जिला में है, और यहाँ के जो लापुंग पंचायत के जो मुखिया है दिलीप कुमार रविदास, उनकी जो है उन्होंने प्रशंसा की कि किस प्रकार वो वाटर शेड से जो है गांव का विकास कर रहे हैं। और फिर आरा और कैरम गांव की भी चर्चा की है वाटर शेड के लिए। तो मुख्य रूप से वो दिलीप कुमार रविदास की प्रशंसा करते हैं, जो कि लापुंग पंचायत के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए प्रश्न का भाग हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टेंडेंसी होती है जितने भी सिविल सर्विस हैं, यूपीएससी में भी मन की बात से बहुत प्रश्न आता है। तो चूँकि वो सरकारी घोषणा होती है और काफ़ी उसको रिसर्च करके वो तैयार करते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है कि टिकरा टोली गांव का संबंध किस नदी से है। तो पहला दक्षिणी कोयल, दूसरा शंख, तीसरा औरंगा और चौथा स्वर्णरेखा। तो ऐसे तो देखिए गांव तो या पंचायत बहुत टर्म्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो ऐतिहासिक महत्व के हों या अध्यात्म महत्व के हों या इस प्रकार से जिसका कि कोई विशेष महत्व तो पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा स्वर्णरेखा, क्योंकि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप उसमें अधिकतर पढ़ते हैं कि नहीं रांची के नगड़ी प्रखंड से स्वर्णरेखा, लेकिन ये गांव है टिकरा टोली गांव, तो उसी टिकरा टोली गांव से जो है स्वर्णरेखा निकलती है, जो कि आप देखिए अंतिम रूप से जो है वो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट और दीघा के बीच में जो तलसारी है वहाँ गिरती है। तो टिकरा टोली का जो संबंध है वो स्वर्णरेखा से है, नदी से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड हिल स्टेशन किरीबुरू की ऊंचाई कितनी है। तो पहला 1365 मीटर, दूसरा 1310 मीटर, तीसरा 1250 मीटर और चौथा 1330 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा 1310 मीटर, क्योंकि ये पश्चिमी सिंहभूम का एक माइनिंग जोन है जहाँ सेल की माइंस है आयरन ओर के, और ये काफ़ी जो है वो मनोरम दृश्य वाला जगह है, काफ़ी लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। उड़ीसा से सटा भी हुआ है, तो एक जो सारंडा रेंज है उसी का पार्ट है,
और इसकी ऊंचाई आप देखिए कि जो झारखंड की सबसे ऊंचा पर्वत है 1365 मीटर का है, तो इसकी ऊंचाई 1310 मीटर है। तो ये भी काफ़ी ऊंचाई नहीं, 4300 फीट तक। और अगर आप नेथरहाट हिल स्टेशन को ले तो 1071 मीटर का है। रांची जो है खुद 651 मीटर का है। हजारीबाग भी 610 मीटर का है। तो अगल बगल जंगल होने के कारण काफ़ी मौसम अच्छा रहता है, दृश्य भी अच्छे रहते हैं। तो इस प्रकार जो है किरीबुरू जो है आपको दिखेगा कि वो एक हिल स्टेशन के रूप में है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि झारखंड में पर्यटन को जितना विकसित होना चाहिए, आप इन सब बातों से आपको लग रहा होगा कि कितना हम जो है टूरिस्ट रिच जो है वो स्टेट हैं। हम दूसरे जगह हम खुद जाते हैं घूमने और इन बातों को जो है हम पे करते हैं, पैसा देते हैं दूसरे जगह जाके, कश्मीर में हो, केरल में हो। तो यहाँ विकसित करनी चाहिए। थोड़ी नीति थोड़ी सी ढीली लगती है, आधारभूत इसके लिए बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ अगर जनजाति जनसंख्या है तो अगर वो बड़े उद्योग का विरोध करते हैं, इस बात को मैं मानता हूँ, बहुत जगह विरोध होते हैं, विस्थापन होता है। लेकिन अगर टूरिज्म एक ऐसा उद्योग है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है और इससे बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो रोज़गार प्राप्त करते हैं, तो इसमें जो ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए अगर आप सोचें तो टूरिज्म से जोड़ा जा सकता है। यहाँ किसी को विस्थापन होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सोचें कि आपके स्थान पे अगर बहुत गतिविधि बढ़ जाए 10 बजे रात को, चाहे 2 बजे रात को, जैसा पुरी में देखते हो, कलकत्ता में देखते हैं, तो अगर लोग आएँ तो कितनी आमदनी होगी लोगों को। आपको ना रोजगार के लिए, नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा अधिक, ना ही आप जो है परेशान होंगे इस बात को, खुद जो है नौकरी आपके यहाँ सामने आ जाएगी। तो एक थोड़ा सा रिग्रेट लगता है, जैसा कि अगल बगल स्टेट बगल में देखने को मिलता है। तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। हमारे चाईबासा और आप देखिएगा रांची के बीच में बंदगांव है, टेबो घाटी है, ठीक आप चकदर के पास पुर के सामने जो खुटपानी गांव है, वहाँ आप देखेंगे कि चूँकि मैं बराबर उसको देखता हूँ कि वो जो पर्वत हैं वो बहुत नुकीले हैं और बहुत सामने सामने है, तो वहाँ रोपवे बहुत बढ़िया हो सकता है, स्कारमेंट टाइप का है। तो इस प्रकार की चीज़ों को बनाने से क्या है कि टूरिज्म डेवलप होगा। अभी आप देखिएगा कि जो कोरोना था उसमें लोगों को बहुत परेशानी हुई कि कहाँ जाए घूमने, सब जगह तो प्रतिबंध है। तो ऐसे में लोग अपने सामने के स्थान को भी एफर्ट कर सकते हैं। अभी हर लोग के पास गाड़ी है, वो जाते ही हैं घूमने। तो इससे भी क्या होगा कि यहाँ की आमदनी बढ़ेगी, टूरिज्म विकसित होगा, राज्य को आय भी होगी। तो इस प्रकार से जो है अभी योजनाएं तो चल रही हैं काफ़ी सारी, इको टूरिज्म पर हो चाहे सर्किल योजनाएं, लेकिन थोड़ा सा उसको और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 1310 मीटर, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अभी आप किरीबुरू जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी होटल ढूंढने में या उसके अगल बगल कि हम कहाँ रहे हैं। तो एक इकलौता गेस्ट हाउस है या छोटे मोटे लॉज हैं, या वैसा विकसित नहीं है कि कोई सर्किट के रूप में है। तो इसलिए ये बातें हैं सामने, ये व्यक्तिगत बातें हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी? तो पहला 1961, दूसरा 1962, तीसरा 1963 और चौथा 1971। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 1963 सही है। 16 सितंबर 1963 को जो तिलैया है, कोडरमा जिला में पड़ता है, वहाँ जो तत्कालीन रक्षा मंत्री के मेनन और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कृष्ण वल्लभ शाह हैं, हजारीबाग के थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। और ये काफ़ी जो है जैसा कि मुझे याद है कि 1988 में मैं भी यहाँ एंट्रेंस देने गया था, फेल हो गया था, क्योंकि काफ़ी टफ इंग्लिश आते थे और इसका एंट्रेंस काफ़ी टफ था। क्योंकि सैनिक स्कूल में पढ़ना एक बड़े गर्व की बात होती है। स्कूल का जो सिस्टम होता है, एक वातावरण होता है, पूरा डोमिसाइल होता है और पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा होता है। ऑल इंडिया बेस पर इसके एंट्रेंस आज भी होते हैं। आज पूरे भारत में 33 जो है वो सैनिक स्कूल है। यूपी में जो है पहला सैनिक स्कूल खुला और 1961 में कृष्ण मेनन जो के मेनन थे, उन्होंने इसके लिए विचारधारा लाई। और जैसा उनके इतिहास में आप देखिए कि 1962 में जब हम चीन से युद्ध कर रहे थे, उसके सफलता से उनको रिजाइन भी करना पड़ा था। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग भारत में किए। आप देखिएगा कि जो 1948 में ही जो विलीज जीप थी उसको भारत में लाए थे वो अमेरिकन कंपनी, जो कि बैटल जीप थी। वो पुरानी, कई साल पुरानी यूज जीप थी। फिर रॉयल इनफील्ड जो बुलेट आप देखते हैं आज, तो वो जो पुराना संस्करण हुआ करता था, 1948 में पहला मद्रास में ही उन्होंने मिलिट्री रूप में उसे बनाना शुरू किया।
तो ये जो मिलिट्री जीप आज भी आप सुनिएगा कि जो पुरानी मिलिट्री जीप हैं या मिलिट्री ओल्ड बुलेट हैं G2 के मॉडल्स के, तो काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी क्षमता वाले होते हैं। तो उन्होंने जो है उसको एज ए मिलिट्री इक्विपमेंट जो है भारत में शुरू करवाया था। तो उसी की जो मिलिट्री संरचना के अंतर्गत जो है सैनिक स्कूल जो है इसकी स्थापना 1961 में उन्होंने आरंभ की, और झारखंड में यानी जो तत्कालीन बिहार था तिलैया में 1963 में इसकी स्थापना की। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान को सरकार ने विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नाम पर संरक्षण करने की योजना तैयार की है? तो पहला जमशेदपुर, दूसरा घाटशिला, तीसरा मुसाबनी और चौथा किरीबुरू। तो जो इसका सही उत्तर है दूसरा घाटशिला है, क्योंकि विभूति भूषण बंदोपाध्याय माने उनके आप देखिएगा तो एक उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय रूप में थी। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर यानी बंगाली साहित्य के माध्यम से इतनी अच्छी रचनाएं की। अगर उसकी पुस्तकों के ट्रांसलेशन को आप अगर पढ़िएगा, काफ़ी भाषा में ट्रांसलेट हुई, और इतने सफल साहित्यकार थे कि उनके नॉवेल पर हों चाहे कहानी पर आज भी जो है आप देखिएगा कि मूवीज़ बनाई जाती है। जो अपराजिता मूवी आप देख रहे हैं ये उन्हीं का लिखा हुआ किताब है। पाथेर पंचाली है, आरण्यक है, अमर प्रेम है जिसमें 1972 में मूवी बनाई थी आपके शक्ति सामंत ने, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को लेके, काफ़ी उसके गीत चर्चित हुए थे, वो उनकी लिखी हुई है। तो ये इस प्रकार से इनकी रचनाएं होती थी विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कि वो उसका समाज में बहुत बड़ा जो है वो असर पैदा कर देता था। वो सोच बहुत प्रगतिशील होते थे। आरण्यक को आप अगर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं अगल बगल, वो दृश्य के समान लगने लगता है। पाथेर पांचाली तो इतनी चर्चित रही कि उस पर बहुत सारी मूवीज़ बनी, यानी फ्रेंच में भी हो, रशियन में भी हो। और आप देखिएगा कि इनको काफ़ी लगाव हो गया था घाटशिला से, और 1950 में यहीं इनकी मृत्यु हुई। सरकार ने उनके जो आवास है उसको जो म्यूजियम डेवलप कर रही है 1950 में मरने के बाद जो है वो गौरी कुंज के नाम पर जो है वो विकसित किया जा रहा है। आज भी लोग जो है यहाँ इन्हें देखने को जाते हैं, क्योंकि विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे। तो इसका सही उत्तर दूसरा घाटशिला है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उधवा नाला 1763 में लड़ा गया था या कहाँ है? प्रसिद्ध युद्ध उधवा नाला युद्ध, प्रसिद्ध उधवा नाला युद्ध 1763 में लड़ा गया था या कहाँ है? तो पहला हजारीबाग, दूसरा साहेबगंज, तीसरा धनबाद, चौथा बोकारो। तो इसका सही उत्तर है दूसरा साहेबगंज, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। ठीक आपको देखिएगा कि पलासी के बाद 57 के बाद 1757 के बाद 1763 में, चूँकि वो बहुत दौर था कि वो नवाब मीर जाफ़र को कभी ला रहे हैं, कभी मीर कासिम को, फिर कभी मीर जाफ़र को। तो इसी क्रम में 1763 में जो मुग़ल लाइसेंस व्यवस्था थी बिना कर व्यापार करने की, जिसे दस्तक कहा जाता था, बहुत इम्पोर्टेंट है, दस्तक पूछा जाता है, उसका विरोध मीर कासिम ने किया था। और जो तत्कालीन जो मेजर एडम्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके साथ युद्ध हुआ। जो उधवा नाला जो साहेबगंज का क्षेत्र है, आज भी जो उधवा बर्ड सेंचुरी है वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उधवा ऋषि के नाम से भी, जो उद्धव ऋषि है, उद्धव मुनि आश्रम, उसके नाम से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये गंगा नदी के किनारे वाला क्षेत्र है। उधवा नदी जो है वर्तमान में एक नाला हो गया है, क्योंकि वो उस समय एक बड़ी नदी हुई करती थी, एक सहायक नदी के रूप में, तो आज नाला कहते हैं हम। तो वहाँ युद्ध हुआ, उसमें युद्ध में अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया। अब देखिए कि बाद में वहाँ ऐसी इतना भयंकर युद्ध था कि 15,000 लोग मारे गए थे मीर कासिम के। फिर मीर कासिम दिल्ली चले गए, काफ़ी गरीबी में उनकी मृत्यु हुई। स्थिति ऐसी थी कि उनकी मृत्यु के समय 2 सोल ही बचे थे, तो दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई। तो ये उधवा नाला जो युद्ध है, मीर कासिम जो उसका संबंध जो है वो साहिबगंज से है। दूसरा ऑप्शन सही है।